कवर करने वाले हैं, दैट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इफ यू हैव सीन माय लास्ट वीडियो, तो वहां पे मैंने कवर किया है कोऑपरेटिव फार्मिंग, जहां पे फार्मर्स एक साथ आकर अपने रिसोर्सेज पूल इन कर साथ में मिलकर फार्मिंग करते हैं। कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस दोनों थे उसके। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद अ न्यू टॉपिक दैट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब देखो कोऑपरेटिव का मतलब अगेन क्या होगा कि सारे फार्मर्स, सारे या ग्रुप ऑफ फार्मर्स वॉलंटरीली क्या हो रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। पर किस लिए आ रहे हैं? आज फार्मिंग करने के लिए नहीं आ रहे, आज वो साथ में आ रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग। ओके, तो यहाँ पे अपन इस कंसेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 फार्मर्स हैं, 10 ने अपनी अपनी खेती पे प्रोडक्शन किया और फिर सारा प्रोडक्शन एक जगह पर लाकर जमा किया और फिर ये 10 फार्मर्स ने मिलकर साथ में इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को सेल किया मार्केट में जाकर। तो इससे होता क्या है? बट ऑब्वियसली आपको पता है फार्मर्स का प्रैक्टिकली बार्गेनिंग पावर बहुत कम है। बार्गेनिंग पावर मतलब जब वो मार्केट में अपने गुड्स लेकर जाते हैं ना, तो उनको वो रेट नहीं मिलता अपने गुड्स का जो मिलना चाहिए। तो यहां से चालू हो जाता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। तो वही उसी कंसेप्ट को या उसी ड्रॉबैक को हटाने के लिए ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग वाला कंसेप्ट आया कि सब एक साथ मिल जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी क्रिएट होगी और फिर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जाकर सबके बिहाफ पे वो गुड्स को क्या करेगा, मार्केट में बेचेगा। ठीक है, तो सबको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। दिस इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। नाउ एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड आई हैव रिटन two definitions. पहला वाला क्या है? अकॉर्डिंग टू आरबीआई, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ कोऑपरेटिव एसोसिएशन, मतलब ग्रुप of cultivators, मतलब farmers formed primarily for the purpose of helping the members, मतलब जितने लोग उसके members बने हैं, to market their produce more profitably than is possible through private trade. मतलब प्राइवेट ट्रेड में जितना कमा सकते थे अब हम उससे ज्यादा ही कमाएंगे। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ठीक है, और एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एफएओ, cooperative marketing is a system through which the group of members join together, सब एक साथ आ तो जाते हैं, to carry on some or all the process involved in bringing goods to the consumers. मतलब या तो वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहां सीधा एग्रीकल्चर से उठाकर गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाए। और आजकल तो ये फंडा एक्चुअली बहुत चल रहा है। ओके, इसके बाद जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। Okay, the first thing is single commodity cooperative marketing society. As the name suggests, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मार्केट किया जाएगा। It may be cotton, it may be sugarcane or whatsoever, but एक। Then second is multi commodity cooperative marketing society. Multi commodity मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल करने की कोशिश करते हैं। And third is multi-purpose मल्टी कमोडिटी। अब मल्टी कमोडिटी है मतलब एक से ज्यादा ही है, और मल्टीपर्पस मतलब ये लोग और भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ गुड्स को बेचने की सर्विस नहीं, बल्कि गुड्स को अगर फार्मर्स को इनपुट्स चाहिए या और कोई सर्विसेज चाहिए तो वो भी हम उनको लाकर देते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। सो एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इंप्रूव्ड सर्विसेज। सो एज वी ऑल नो, जनरल में भी समझ में आती है ये बात, एंड बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट सिंस 3 years, तब भी हमको ये बात समझ में आती है कि जब कोई भी काम हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो उसका कॉस्ट जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, बीइंग कोऑपरेटिव इन नेचर, मार्केटिंग सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे फीचर्स तो यहाँ भी आ जाते हैं। तो बीइंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, यहाँ पे क्या होता है? देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो हर कोई वो काम करता है जिस काम में वो स्पेशलाइज्ड है, और अगर स्पेशलाइज्ड है मतलब ही विल बी डूइंग द वर्क इन द बेस्ट वे। ओके, तो अच्छी सर्विसेज और वो भी कम दाम में। दूसरा, improves marketability, reduces all undefined and undesirable market changes। पता है यहाँ पे ना एक दो लोग हमेशा किस पे ध्यान रखते हैं
कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। तो मार्केट चेंज के हिसाब से वो अपना प्लान ऑफ एक्शन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, फाइन। तो इससे एकदम ही जब चेंज आ जाता है तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्यों? बिकॉज दे वर ऑलरेडी रेडी फॉर दैट थिंग, फाइन। देन सेम कार्ड्स अगेन, रिस्किंग कॉस्ट एंड इनपुट प्राइसेस। यस, ये भी हम पहले देख चुके हैं। मार्केटिंग बार्गेनिंग पावर यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, हमारा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ना तो खरीदते वक्त हम एक्सप्लॉइट होते हैं और ना ही अपनी चीजों को बेचते वक्त इन फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता। प्रोवाइड्स क्रेडिट, यस दे आर रजिस्टर्ड सोसाइटी, तो फिर इनको उधारी भी मिल जाती है, तो वो एक क्रेडिट फैसिलिटी भी क्या हो जाता है, एडेड एडवांटेज। देन स्टोरेज फैसिलिटीज, यस जब ये लोग गुड्स को लेकर आते हैं ना तो एक कॉमन वेयर हाउस होता है जहाँ पे इनका गुड्स रखा जाता है, तो स्टोरेज तो हो गया। एंड इसके साथ साथ और एक एडवांटेज जो वहां मेंशन नहीं किया है, नहीं है आगे, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या होता है कि इस वेयर हाउस में ना ये लोग क्या करते हैं, गुड्स को अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड कर देते हैं, सो दैट जब मार्केट में बिकने जाए तो हर क्वालिटी प्रोडक्ट का उनको अलग अलग रेट मिले, ठीक है। मतलब अच्छा माल खराब माल के साथ मिक्स्ड अप नहीं रहता। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का प्रोसीजर यहाँ कवर हो जाता है। And the last one is market intelligence. Yes, as I said, 2-3 लोग हमेशा मार्केट सिचुएशन को रीड कर रहे होते हैं, तो दे नो कि what kind of market is actually prevailing out there, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में ऐसा खास कुछ पॉइंट्स है नहीं, बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर द सेम पॉइंट्स एज वो कवर्ड इन कोऑपरेटिव फार्मिंग, कि पढ़ने में तो अच्छा लगता है बट एक्चुअली जब करने जाओ तो इम्प्लीकेशन वक्त बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ क्रेडिट। यहाँ तो बोल दिया पैसे देंगे, पर सच में बैंक के पास जाओ पैसे लेने के लिए, इतने आसानी से पैसे देते हैं क्या? नहीं देते, ठीक है। तो लैक ऑफ सपोर्ट, दीज आर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। ओके, कंटिन्यूइंग विद द न्यू टॉपिक एंड दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन वैसे तो स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, we'll just go through it. MCQs pattern के हिसाब से I am covering the most important bullet points in this topic. Okay, so first of all देख लेते हैं history of green revolution. Norman Borlaug, as you can see, the father of green revolution, winner of Nobel Prize in 1970. He belonged to Mexico. Okay, within a generation Mexico had gone from food importing country to food exporting country and plant breeding to create new seeds varieties that have higher yields. इन्हीं seeds को बोला गया HYVE seeds, high yielding variety seeds. Okay, now सबसे पहले हम समझते हैं बैकग्राउंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बिफोर 1960s, India was suffering from food scarcity and that too at a very serious note. Okay, इसीलिए फिर ये जो साहब नॉर्मन बोरलॉग सर जो मेक्सिको में कर रहे थे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बूम ला रहे थे, तो इसी कंसेप्ट को मिस इंदिरा गांधी ने इंडिया में इंप्लीमेंट किया। ओके, तो इंडिया में जैसे कि यू कैन सी ऑन द बोर्ड, पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो स्वामीनाथन दिख रहा है, मिस्टर स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉग ने दोनों ने मिलकर इस ग्रीन रेवोल्यूशन वाले कंसेप्ट को इंडिया में इंप्लीमेंट किया। Okay, started in the late 1960s with the success of it, India attained food self-sufficiency within a decade and by the end of 1970. Okay, मतलब इंडिया में भी फूड प्रोडक्शन हो गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया इन दैट पीरियड। ठीक, इट वाज कन्फाइंड ओनली टू व्हीट क्रॉप इन द नॉर्दर्न इंडिया सच एज पंजाब, और उसका जो असर है वो आज भी देखने को मिलता है कि जो नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर पार्ट ऑफ इंडिया है इज लाइक मोस्टली इनटू व्हीट प्रोडक्शन। Okay, developed new strains of high yielding variety seeds, mainly wheat and rice, but also millets were grown, और उसके साथ corn भी। ठीक, स्वामीनाथन from India and Borlaug from Mexico combined high yielding variety with modern agricultural production techniques, as we have already seen that thing.
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इम्पैक्ट्स क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। तो फूड प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एज आई सेड इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड सेल्फ सफिशिएंसी मतलब इंडिया उस लेवल पे पहुंच गया था कि अब हमारे यहाँ के लोगों का पेट तो भर रहा था, और अगर हम चाहते तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे चीजों को, ठीक है ना। तो देखो वही डिटेल्स है। सीरियल फूड प्रोडक्शन डबल हो गया, गुड इनफ, फ्रॉम 65 to 95। इंडिया आल्सो बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ द थिंग्स। यील्ड पर यूनिट जो है 30% से बढ़ गई थी। बेटा यू हैव टू रिमेंबर दीज बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि एमसीक्यूज में यही चीजें आ सकती है। ओके, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ। और कैसे हुआ, यू नो, जो ये सीड्स थे ना, इनको ना ज्यादा पानी लगता, ज्यादा फर्टिलाइजर्स लगते, ज्यादा पेस्टिसाइड्स लगता। तो हुआ क्या कि कंट्री के अंदर ही इन सारी चीजों का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, दैट मींस लोकल जॉब क्रिएशन हुआ। तो बट ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया। एंड वही लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखो लिखा हुआ है न्यू जॉब्स बढ़े, जिसकी वजह से पॉजिटिव इफेक्ट कहां देखने को मिला, कंट्री के जीडीपी पे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यस, क्योंकि वाटर सप्लाई ज्यादा लग रहा था इन सीड्स को, तो बट ऑब्वियसली हमको नई टेक्निक्स इन्वॉल्व करनी पड़ी, जिसमें इरिगेशन मेथड वाज द बेसिक थिंग, है ना। तो उसके लिए पूरा सेटअप लगाना पड़ा। तो इरिगेशन डेवलपमेंट हुआ हमारी कंट्री में, और उसके साथ साथ जितनी भी चीजें जरूरी थी वो सारी हमने की। फिर इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, देखो, डिक्रीज्ड क्रॉप वेरिएशन। क्या बोला जा रहा है कि हम ना सिर्फ जो बेसिक चीजें उगा पा रहे थे यूजिंग दो सीड्स, हम वही उगा रहे थे। रिक्वायर्स हेवी मशीनरी, therefore excluding many poor farmers. Now yes, this is the thing, you know, rich farmers became rich and poor farmers became more poorer. Hence the gap between the rich and the poor farmers had widened. क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था बेटा लोग यहाँ पे कि सिर्फ रिच फार्मर्स जो है वही उसको अफोर्ड कर पा रहे थे। एंड मेनी न्यू क्रॉप्स आर रेजिस्टेंट टू ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड्स, मतलब जो ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड्स आज तक यूज किए जा रहे थे वो भी इस सीड्स पे काम नहीं कर रहे थे। फिर does not address economic inequality. Yes, as I said, कि rich became richer and poor became poorer. तो इस green revolution वाले फंडे ने कहीं पे भी income inequality को address नहीं किया. But what was the need of the hour at that time? भूख थी ना, तो हाँ उसको तो satisfy किया ना, तो we take it down. Okay? कुछ और नेगेटिव इफेक्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि the soil loses its fertility. HY seeds need more water for irrigation, so everyone couldn't afford it. It affects our environment adversely, क्योंकि इतना सब पेस्टिसाइड्स एंड ऑल यूज हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली एनवायरनमेंट पे कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ना. एंड द HY seeds chemical fertilizers are very very costly. तो वही था कि rich farmers could afford it and poor farmers couldn't. It was an easy topic. Okay.